नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में न्यायिक व्यवस्था के बारे में। इससे पहले अपने जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देख लिया था कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, जिसमें हमने पहले पार्ट में तो देखा था कि किस प्रकार से 3 भू राजस्व व्यवस्थाएँ जो है अधिक से अधिक शोषण के लिए भारतीयों का 3 भू राजस्व व्यवस्थाएँ लाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में थी। ठीक है, उसके बाद में जो अगला अपना लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था कि किस प्रकार से अपना कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, हस्तशिल्प का विनाश कर दिया गया, विऔद्योगिकरण अपना कर दिया गया, और किस प्रकार से भारत की कीमत पर ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, और किस प्रकार से धन का निष्कासन भारत से बाहर की तरफ होता है। और दादा भाई नौरोजी और भी उनके साथ जो थे उन्होंने उसकी समालोचना पेश की थी, है ना। तो आज जो होने वाला है अपना लेक्चर, इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे देखिए संसाधनों का नियंत्रण जो था ना वो अब आवश्यक हो गया। भाई अब साम्राज्य उनका बढ़ चुका है धीरे धीरे, तो अब उनके संसाधनों का, जो भी साम्राज्य है उसके संसाधनों का नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? भाई संसाधनों के नियंत्रण के लिए आवश्यकता है एक सशक्त और पुख्ता एक प्रशासन की, है ना। तो अब देखिए धीरे धीरे प्रशासन की आवश्यकता उनको महसूस होने लगती है। और शुरुआत में क्या होता है कि जो प्रशासन होता है इसमें भारतीय परंपराओं का आदर किया जाता है, और यूरोपीय आदर्शों को कोई लादने का प्रयास पहले नहीं किया जाता है ना। परंतु बाद में धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो अंग्रेज जो है वो अपने वाली व्यवस्थाएं भारत में लागू करने लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से विक सिद्धांत जो है वो भारत में लागू किए जाने लगते हैं, किस प्रकार से उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित होकर वहाँ के गवर्नर जनरल जो आते हैं वो यहाँ पर जो है आते हैं, और वो किस प्रकार से व्यवस्था लेकर आते हैं, है ना। फिर देखिए इस प्रकार से नियंत्रण लागू करने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। और देखिए इंजिलवादी हमले होने लगे थे, उपयोगितावादी उत्साह वहाँ पर हो रहा था उसकी वजह से। और उपयोगितावादी क्या मानते थे कि कानून बनाकर जो है सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। वो किस पे भरोसा करते थे? कानून बनाकर परिवर्तन करने में वो भरोसा किया करते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा संचालित एक सिविल सत्ता के अंतर्गत न्याय और एकरूपता की आवश्यकता उनको महसूस हो रही थी, ताकि ब्रिटिश सिद्धांतों को लागू किया जा सके, है ना। अब देखिए क्या वहाँ पर वो सोच रहे थे, क्या आशा वो कर रहे थे कि देखिए अगर अच्छे कानून होंगे और अच्छे प्रशासक होंगे तो जो व्यक्तिक पहल होती है, व्यक्तिक पहल मतलब जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेने की जो ताकत होती है वो क्या होगी, अगर अच्छे कानून होंगे, अच्छे प्रशासक होंगे तो वो उस पर निरंकुशता नहीं रहेगी, है ना। अगर कानून नहीं है तो कोई भी निरंकुशता लगा दे रहा था, है ना। समाज में किस प्रकार से आपको पता है ये वर्ग विभाजन हुआ करता था, तो वो निरंकुशता हट जाएगी अगर कानून रहेगा तो, क्योंकि कानून के नज़र में तो सब बराबर होंगे। और जो बुद्धिहीन रीति रिवाज हुआ करते थे भारत के, वो रीति रिवाज भी समाप्त हो जाएंगे, और जो परंपराएं वगैरह हुआ करती थी उनसे भी मुक्त हो जाएगा, है ना, व्यक्ति। और इसके बाद में देखिए पूंजी और श्रम फिर मिलेगी, और पूंजी और श्रम जो है उसको खुलकर काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, पूंजी और श्रम का मतलब, है ना। श्रम का मतलब जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं, जो इनिशिएटिव लेने वाले हैं, उनको खुल के काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कानून लागू हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे कानून की नज़र में, है ना। फिर भारत के लिए जो उपयोगितावादी कानून के शासन, जो उपयोगितावादी थे वो कानून के शासन का समर्थन कर रहे थे। उपयोगितावादी हमेशा कानून के शासन का समर्थन किया करते हैं, है ना। और ये देखिए ये बात तो है ही कि भारत में एक समान ये लागू हो जाएगा तो पूंजी और श्रम को बढ़ावा मिलेगा और भारत जो है विकसित होगा, ये तो थी। साथ ही साथ में ये उनके जो ब्रिटेन के जो उनकी व्यवस्था हुआ करती थी ना, उससे भी ये चीज़ें मेल खाती थी, क्योंकि ब्रिटेन में कानून का शासन हुआ करता था, वहाँ संसद थी, वहाँ राजा था, तो वहाँ कानून का शासन हुआ करता था, सब बराबर थे। तो उनका जैसा सेम टू सेम वो भारत में भी किया करना चाह रहे थे, है ना। पर देखिए 1813 ईस्वी तक तो भारत में जो कंपनी होती है वो परंपरागत शासन जो है उसी प्रकार से करती है, परंपरागत तौर तरीकों से ही भारत में शासन करती रहती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। परंतु 1813 ईस्वी के बाद में जब मुक्त व्यापार की नीति अपना ली जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे जो है भारत में आप कहो कि पश्चिमी जो कानून व्यवस्था जो लागू करना शुरू कर दिया जाता है ना।
उसमें बाद में देखें जो बौद्धिक आंदोलन हुआ करते थे और जो वैचारिक दबाव हुआ करते थे वो भी दबाव बढ़ने लगे थे। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन में उदारवादी और उपयोगितावादी जो है उनके हमले और इंजीलवादियों के हमले बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत में कानून का शासन आना चाहिए, भारत में भी अब कानून लागू होना चाहिए, मुक्त व्यापार लागू होना चाहिए, इस प्रकार से, है ना। तो ये तो थी भूमिका। अब आ जाते हैं न्यायिक व्यवस्था के बारे में। अगर न्यायिक व्यवस्था के बारे में आप सोचें तो समझिए अपने यहाँ किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था हुआ करती थी ब्रिटेन से पहले। देखिए जो आज व्यवस्था अपने यहाँ न्यायिक व्यवस्था है ना, कि अलग अलग कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये व्यवस्था तो अंग्रेज देके गए। इससे पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था कि देखिए ग्राम स्तर पर पंचायतें हुआ करती थी, गाँव की पंचायतें हुआ करती थी, फिर अगर आए तो राज्यों में जो गवर्नर हुआ करते थे उन नवाबों की पंचायतें हुआ करती थी, ठीक है। फिर अगर केंद्र पे आए तो राजा जो होते थे, राजा दरबार लगाया करता था। तो इस प्रकार से अपने यहाँ हुआ करता था। हिंदुओं के लिए अलग कानून होते थे, मुसलमानों के लिए अलग कानून हुआ करते थे, है ना। ऊंची जात वाले, तथाकथित ऊंची जात वालों के लिए अलग नियम हुआ करते थे, जिन्हें निम्न जाति का समझा जाता है उनके लिए अलग नियम कानून कायदे होते थे, है ना। तो ये उस व्यवस्था से इस व्यवस्था से में किस प्रकार से परिवर्तित हुआ ये सिस्टम, वही हम देखेंगे इसमें। देखें 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, उसके बाद में देखिए नवाबी प्रशासन और मुगल व्यवस्था अपनी अपनी जगह फिर भी वो बने रहे। 1764 में का बक्सर का जो युद्ध था उसमें जीतने के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको दीवानी मिल जाती है 1765 में, है ना। तो फिर भी देखिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि 1765 से लेके 72 तक द्वैत शासन लागू रहता है। इसलिए देखिए भारत में अभी भी जो नवाबी प्रशासन हुआ करता था, जो मुगल प्रशासन हुआ करता था, वो लागू भारत में रहता है शुरू में, है ना। देखिए मुगलों की प्रभुसत्ता का वो शुरू में दिखावा करते हैं, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। क्यों करेंगे? ताकि जनता जो है विद्रोह नहीं करते, जनता को लगे ये तो अपने ही जैसे आदमी है ना। और नवाब की जो सत्ता थी उसको भी वो धीरे धीरे कमज़ोर करते रहते हैं। और 1765 से लेकर 72 के बीच में द्वैत शासन वो लागू करते हैं, जिसमें होता क्या है, दीवानी और फौजदारी न्याय जो है दोनों में मुगल व्यवस्था हालांकि अपनाई जाती है ना। अभी तक देखिए होगा क्या, शुरुआत में तो ये पूरी भारतीय व्यवस्था ही अपनाते हैं, क्योंकि इनको शुरुआत में न तो भारतीय कानून कायदों के बारे में, परंपराओं के बारे में इतना ज्ञान होता है, और ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे कि जो वहाँ की जनता है, यानी विजित देश की जो जनता है वो विद्रोह नहीं कर दे। तो शुरुआत में तो दीवानी हो या फौजदारी, दोनों में मुगल व्यवस्था अपनाई जाती थी। अब ये मत कहना कि सर दीवानी और फौजदारी क्या होती है, हमें नहीं पता। दीवानी का मतलब है सिविल कानून, है ना, पैसा हो गया, ठीक है, इसकी हो गया, उत्तराधिकार का हो गया, तलाक का हो गया, शादी ब्याह का संबंधित कानून इसमें आते हैं। फौजदारी में क्या, किसी को चाकू मार दिया, किसी का सर फोड़ दिया, है ना, तो ये क्या है, क्रिमिनल केसेस है ना। तो क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो फौजदारी में आया करते हैं। तो शुरुआत में दीवानी हो या फौजदारी, दोनों में मुगल व्यवस्था को अपनाया जाता है। और जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो तो मोहम्मद रजा खां को कंपनी के दीवानी प्रशासन का प्रतिनिधि नियुक्त करता है। हमने ऑलरेडी देख लिया है ये चीज़ें, तो है ना, कि जो मोहम्मद रजा खां है उसी को दीवानी प्रशासन का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। और देखिए वो दीवानी प्रशासन का तो प्रतिनिधि था ही था, साथ ही साथ नायब नाजिम के रूप में वो नवाब का फौजदारी प्रशासन भी चला रहा था, है ना। यानी अगर टैक्स से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो चला ही रहा है, परंतु अगर क्रिमिनल केसेस है तो उसको भी कौन सुन रहा था, मोहम्मद रजा खां ही सुन रहा था। सदर निजामत के रूप में उसकी अदालत चला करती थी, ठीक है। लेकिन इस देशी व्यवस्था को स्वीकार करना काफ़ी हद तक जो है वो उपनिवेशकों की समझ हुआ करती थी, उस पर ही आधारित ये हुआ करता था। उनको लगता कि यार चलो थोड़े दिन यही चलते रहने देते हैं, है ना। मुगल व्यवस्था का देखिए कोई केंद्रीय संगठन तो कभी रहा नहीं था, है ना। वो स्थानीय जो फौजदार हुआ करते थे उनके ही कार्यकारी विवेक पर निर्भर हुआ करती थी। और वो वैधता पाने के लिए क्या करते थे, शरीयत जो है उसका उल्लेख कर देते थे कि भाई शरीयत में ऐसा लिखा है इसलिए आपको ये सज़ा दी जा रही है ना। और जो भी मामले होते थे तो मुफ्ती और काजी जो होते थे उनकी व्याख्या के अनुसार होते थे, और उनकी व्याख्या तो हर समय अलग अलग हुआ करती थी। एक ही व्यक्ति के मामले में दो अलग अलग काजी मुफ्ती हो गए, उनकी अलग व्याख्या हो सकती है, या एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जा सकती थी। समझ रहे हैं आप बात, है ना। तो पहले इस प्रकार से भारत में न्याय व्यवस्था चलाई जाती थी। अब अगर विद्रोह के मामलों को छोड़ दे तो इस व्यवस्था में देखिए आपसी टकराव के जो समाधान हुआ करते थे, इस व्यवस्था में क्या करते थे, जगह अगर विद्रोह कर दिया किसी ने राज्य के विरुद्ध तो उस बात को तो छोड़ दो, नहीं तो सामान्य रूप से क्या हुआ करता था इस व्यवस्था में, कानूनी व्यवस्था में,
के समाधान में जो था समझौते पर ज़्यादा बल दिया जाता था कि भाई तूने इसकी चोरी कर ली, तूने इसका सर फोड़ दिया, तूने इसका रेप कर दिया, तो भाई इसकी लड़की से शादी कर लो। ऐसे कानून आपने पुरानी मूवीज़ में देखे होंगे। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था चलाई जाती थी। भाई इसकी गाय चोरी कर दी, तो भाई गाय चोरी कर दी तो इसके ऊपर दंड लगा दिया गया, इसके घर गाँव से बाहर निकाल दिया गया और समझौता करा दिया गया, भाई इसकी ये गाय चोरी करी तो 10 दिन का चारा अब तू इसको ला के देगा। इस प्रकार से वो समझौते पर ज़्यादा बल दिया करते थे। दंड तो देखिए कभी कभी ही दिया जाता था, और अगर दंड दिया भी जाता था तो मुलजिम यानी जो अभियुक्त हुआ करता था ना भाई, आरोपी जिस पर आरोप लगाया गया, उसकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार से हुआ करती थी। अगर वही अगर जुर्म ब्राह्मण ने किया तो उसको कम सज़ा मिलती थी या दी भी नहीं जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण अवध हैं, ब्राह्मण को ऐसे सज़ा नहीं दी जाती थी। और अगर वही काम अगर शूद्रों ने किया हो तो उनको तो मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से उसकी सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर किया करता था। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था भारत में पहले हुआ करती थी, है ना। और अंग्रेज क्या कहते थे कि इस प्रकार की न्याय व्यवस्था है ना भारत में, तभी तो भारत का पतन हो रखा है ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ब्रिटिश प्रकार की जो न्याय व्यवस्था है वो भारत में लागू करनी चाहिए, है ना। फिर जो जमींदार और मालगुजार हुआ करते थे वो न्यायिक सत्ता पर इनका नियंत्रण ज़्यादा हुआ करता था। भाई जमींदारी लोग तो जो न्याय व्यवस्था सुनाया करते थे, न्याय सुनाया करते थे। पुराने फिल्मों में अगर आप देखोगे तो क्या है, जो ठाकुर साहब आएंगे, ठाकुर साहब फैसला सुनाएंगे, तो वो ठाकुर साहब मतलब जमींदार वगैरह ही हुआ करते थे। ये भारत में पहले न्यायिक व्यवस्था इस प्रकार से हुआ करती थी, है ना। पर 1769 आते आते ऐसा कहा जाने लगा कि भैया ये मालगुजारों और जमींदारों से जो है न्यायिक व्यवस्था को इसको मुक्त करो इनके चंगुल से, और एक केंद्रीकरण न्यायिक व्यवस्था का लेके आओ। जैसे केंद्रीकरण आपने है ना कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस प्रकार से केंद्रीकरण जो है भारत में किया जाए न्याय व्यवस्था का। ये माफ़ करना 1769 तक आते आते ऐसी मांग उठने लगी, है ना। फिर देखिए 1772 में हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनता है भारत का, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ही तब तक कहलाता है, बंगाल का गवर्नर। तो 1772 में हेस्टिंग्स जब गवर्नर बनता है तो वो पूरा न्याय व्यवस्था पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है कि भैया न्याय व्यवस्था पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, है ना। और उसका ये मानना था कि अगर न्याय व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण होगा तो उससे भारत की जो जनता है वो प्रभुसत्ता की अभ्यस्त हो जाएगी। यानी उसको लगेगा, देखिए न्याय व्यवस्था मांगने किससे जाएगा, कंपनी बहादुर से। कंपनी के पास न्याय व्यवस्था मांगने जाएगा तो लोग आदतन उनको लगेगा कि हाँ यही मालिक है, तो अभ्यस्त हो जाएंगे वो हमारी प्रभुसत्ता के, हमारी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए वो अभ्यस्त हो जाएंगे अगर हम न्याय व्यवस्था अपने हाथों में रही तो। इसलिए देखिए 1772 में मोहम्मद रजा खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो वहाँ पर बंगाल में जो चल रहा था इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने गबन कर लिया है बहुत सारे पैसों का, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में जा रहा था मामला, और वहाँ पर उत्पादन तो खूब अच्छा खासा हो रहा था। तो उनको अच्छा खासा बलि का बकरा कौन मिल जाता है, रजा खां की, इसके ऊपर नाम लगा देते हैं। तो रजा खां को 1772 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिना किसी मुकदमे के बिना उन्हें 2 साल की सजा भी दे दी जाती है ना। और भारतीय जो ये कार्मिक हुआ करते थे वो उनको न्याय व्यवस्था से बाहर निकालने की एकदम ये सुसंगत नीति हुआ करती थी इनकी, ताकि मोहम्मद रजा खां के काल के अंडर में तो पहले न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, बंगाल में नवाबी जो था व्यवस्था इसके अंडर में हुआ करती थी। अब इसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया, और अब देखिए कौन आ जाता है, ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो न्याय व्यवस्था संभाल लेते हैं। भाई रजा खां क्या कह रहा था, रजा खां ये कह रहे थे, बंदा वो ये कह रहा था कि इस्लामी कानून को वो सर्वोच्चता दे रहा था, साथ ही साथ वो कह रहा था भाई मुगलों की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बातें मानते नहीं हैं और इसको ये बाहर निकाल देते, जेल में डाल देते हैं। और जब उसकी रिहाई हो जाती है तब भी जो है ये कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो तो यही कहते हैं कि भैया रजा खां को इसमें वापस से नहीं लिया जाना चाहिए। पर देखियो आगे होगा ये कि मुश्किलात इनको इतनी आ जाएगी कि रजा खां को फिर से एक बार से इनको वो न्याय व्यवस्था में लाना पड़ जाएगा, है ना। 1772 आते आते देखिए अब 1772 में जो द्वैत शासन है वो समाप्त हो जाता है। तो 1772 में आके क्या हो गया, एक नई व्यवस्था की गई। उसमें क्या गया कि हर जिले में दीवानी और फौजदारी 2 अदालतें बना दी गई। मान लो एक जिला है, इसमें एक अदालत तो होगी दीवानी यानी सिविल केसेस ये सुनेगी, और क्रिमिनल केसेस जो है वो ये सुनेगी। आज भी तो हमारे यहाँ होता है, सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं जिला लेवल पे, है ना। तो 17 जिला और 17 न्यायाधीश होता है। तो जो 17 न्यायाधीश होता है वो क्रिमिनल केसेस सुनता है, और जो जिला न्यायाधीश होता है वो सिविल केसेस सुनता है। अगर वो जब
होता वो एक ही है, जिला और सत्र न्यायाधीश। जब वो क्रिमिनल केसेस सुनता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वो सिविल केस सुनता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की अदालतें बना दी गई, एक दीवानी और फौजदारी। अभी भी देखिए नामकरण जो है तो उसमें मुगल नामकरण को अभी भी बनाकर रखा गया है, मुगलों से एकदम अभी भी ये को अपने आप को एकदम पूरी तरीके से इन्होंने पृथक नहीं किया है ना। फौजदारी प्रशासन में क्या हुआ करता था, यानी क्रिमिनल केसेस में जो मुस्लिम कानून होते थे वो लागू किए जाते थे, और अगर सिविल केसेस जैसे कि उत्तराधिकार हो गया, विवाह का मामला हो गया और कुछ निजी विषय उनके हो गए, तो उनके ऊपर कौन सा लागू होता था, हिंदू या मुस्लिम दोनों के अपने अपने कानून लागू हो जाया करते थे, है ना। याद रखना, क्रिमिनल में कौन से, मुस्लिम, और सिविल में हिंदू मुस्लिमों के अपने के हिसाब से भाई उत्तराधिकार किसका कैसे हुआ करता। अभी भी देखिए क्रिमिनल केस जो अपने यहाँ कानून है ना, वो तो पूरे देश में समान है, परंतु सिविल जो है कानून है अभी भी अपने पूरे देश में समान नहीं है। मुस्लिमों के लिए अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनका अलग होता है, हिंदुओं का अलग होता है। इसलिए तो अपना एक एकल जो क्या सिविल संहिता जो है बनाने की बात हो रही है ना, नागरिक जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है भारत में, वो इसलिए तो हो रही है क्योंकि अभी भी सिविल कानून दो अलग अलग है ना। ठीक है साहब, इतना समझ गए। और ये व्यवस्था सेम देखिए ब्रिटेन में भी ऐसे ही हुआ करती थी, इसीलिए वो सेम टू सेम व्यवस्था भारत में भी लेके आ जाते हैं। अब देखिए जो दीवानी अदालत जो हुआ करती थी वो वहाँ पर ब्रिटेन में जिला कलेक्टर हुआ करते थे, और सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर भारत में जो दीवानी अदालत हुआ करती थी उस दीवानी अदालत को तो किसके अंदर दे दिया गया, जो जिला कलेक्टर होते थे उसके अंदर। कलेक्टर का काम क्या था, रेवेन्यू वसूल करना वैसे तो, परंतु उसको न्यायिक कार्य भी दे दिए गए, इसलिए आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं ना उसे, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आदमी मजिस्ट्रेट की कुछ पावर होती है, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट में फ़र्क है, कहीं कहीं पर सिर्फ कलेक्टर होता है, कहीं कहीं पर डीएम होता है। तो जहाँ पर वो डीएम होता है वहाँ पर उसे कुछ मजिस्ट्रेट की पावर अभी भी है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो होता है उसकी पावर उसे अभी भी है। तो इसी प्रकार से जो यूरोप के कलेक्टर हुआ करते थे उनको दे दिया गया भारतीय दीवानी अदालतों का प्रमुख, उनको बना दिया गया। अब उनको भाई भारतीय कानून कायदे तो समझ में आएंगे नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, एक मौलवी और पंडित जो है उनकी सहायता के लिए रख दिया करते थे कि ये लोग हेल्प कर देंगे कि हाँ भाई इस कानून के अनुसार ठीक है कि नहीं, है ना। क्योंकि कानून में तो अभी भी जो हिंदू मुसलमानों वाले ही चल रहे थे, ठीक है। और कलकत्ता में फिर एक अपील की अदालत बना दी गई, ठीक है। और जो काउंसिल के प्रेसिडेंट होते थे और 2 सदस्यों के अंतर्गत हुआ करती थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसके 2 सदस्य और उस काउंसिल के प्रेसिडेंट के अधीन कर दी गई ये माफ़ कीजिएगा ये अपील की अदालत, है ना। और फौजदारी अदालतों को किस में रख दिया गया, फौजदारी जो अदालत थी उसको एक काजी और एक मुफ्ती के अधीन रख दिया गया, समझ पा रहे हैं आप। और उसमें पर देखिए अब मुफ्ती और काजी के ऊपर तो फौजदारी अदालत छोड़ दिया गया, मगर क्रिमिनल केसेस को जो मामला थी क्रिमिनल उसको ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता किसी के ऊपर, तो यूरोपीय जो कलेक्टर थे वो उसके ऊपर निगरानी रखा करते थे। तो इस प्रकार से समझ गए, यहाँ पर समझाऊँ आपको। अब आके 1772 में यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्रत्येक जिले में 2 प्रकार की अदालतें बना दी गई, एक फौजदारी और एक आप होगी दीवानी। 2 प्रकार की अदालतें यहाँ पर बना दी जाती है। अब फौजदारी में तो क्या होता है, जो काजी और मुफ्ती होते हैं ना उसके अधीन कर दिया गया, और दीवानी में क्या हो गया, यूरोपीय कलेक्टर, ये इसके अंदर में दीवानी अदालत को कर दिया गया। और इस काजी के ऊपर भी देखिए कलेक्टर का तो अभी भी इसके ऊपर निगरानी रहती है कि हाँ भाई काजी साहब जो है वो सही न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दीवानी और फौजदारी 2 अलग अलग यहाँ पर अदालतें बना दी जाती है। और अपील की अदालत जो है फौजदारी में वो कहाँ ले आई जाती है, सदर निजामत जो हुआ करती थी उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर अब ले आया गया कहाँ पर, कलकत्ता ले आया गया, क्योंकि रजा खां मुर्शिदाबाद में बैठा करते और सदर निजामत उनके अंडर में हुआ करती थी। परंतु रजा खां को तो जेल में डाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर फिर कलकत्ता ले आया गया था सदर निजामत को, जो कि फौजदारी जो अदालत थी उसकी अपीली अदालत हुआ करती थी, ठीक है साहब। और इसको भी देख काउंसिल के प्रेसिडेंट और 2 सदस्यों के नियंत्रण में फिर दे दिया जाता है, जिस प्रकार से सिविल वाले को तो था उस सेम टू सेम इसको भी दे दिया गया। और नवाब की प्रभुसत्ता का जो दिखावा था वो तो अभी भी किया जा ही रहा था, जितने भी पेपर वगैरह हुआ करते थे उसके ऊपर नवाब के हस्ताक्षर तो अभी भी करवाए जाते थे, है ना। और 1774 तक तो हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग्स, वो खुद फौजदारी न्याय व्यवस्था पर निगरानी रख रहा था कि भाई क्रिमिनल केसेस को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और आखिरकार कानून व्यवस्था के सुधार में उसने अपनी असफलता पर स्वीकार कर ली कि भाई मेरे बस की बात तो ये
नहीं है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले को स्वीकार उसने कर लिया वापस कि भाई मोहम्मद रजा खां जो है ना, उस रजा खां को वापस बुलाया जाए और ये जो निजामत अदालत हुआ करती थी ना, सदर निजामत अदालत, जो कि अपीली अदालत हुआ करती थी फौजदारी अदालत की, उसको भाई अब वापस से रजा खान को ही दिया जाए। अब रजा खान को बुलाया गया कि रजा खान साहब आप आओ और ये भाई अदालत निजामत अदालत जो है ये आप ही संभालो, हमारे बस की बात तो नहीं है। तो रजा खान साहब ने कह दिया कि भाई ठीक है कोई नहीं, मैं पर कलकत्ता में बैठ के काम नहीं करूँगा, मुझे अपना वापस चाहिए मुर्शिदाबाद में। तो इसको वापस देखिए, ये सदर निजामत जो थी इसको वापस से मुर्शिदाबाद में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब ये दीवानी न्याय व्यवस्था थी, इसमें 1773 और 1781 के बीच में और भी कुछ परिवर्तन आते हैं, है ना, क्योंकि जो मालगुजारी की वसूली की मांगे थी उनकी वजह से न्याय प्रशासन से कार्यपालिका को अलग करने के जो विक सिद्धांत चल रहे थे, भाई विक सिद्धांत क्या थे जो ब्रिटेन में चल रहे थे, भाई कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करो, है ना, कानून का शासन होना चाहिए, मुक्त व्यापार की नीति होनी चाहिए, यही तो विक सिद्धांत थे। तो विक सिद्धांतों की वजह से अब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कलेक्टर के पास देखिए, कलेक्टर कार्यपालिका का काम कर रहे हैं, परंतु कलेक्टर के पास न्यायिक प्रशासन भी है, भाई सिविल न्याय करने का अधिकार तो उसके पास है ना। तो अब ये बातें उठने लगी कि कलेक्टर से जो है अब सिविल न्याय का अधिकार छीन लिया जाए और उसकी जगह दूसरे जो न्यायिक प्रशासन के लिए जो जज होते हैं ना उनको दिया जाए। ठीक, और हेस्टिंग्स और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे सर एलिजा इम्पी। इनको देखिए जो इन्होंने तैयार की योजनाएं और जिला कलेक्टरों को इन्होंने न्यायिक कार्य से मुक्त कर दिया। जो सिविल न्याय का अधिकार उनको दे रखा था ना इन्होंने, यानी जो हेस्टिंग्स गवर्नर हुआ करता है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वहाँ के चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पी, इन दोनों ने मिलकर कलेक्टरों से न्यायिक कार्य को छीन लिया। ठीक है साहब, और दीवानी न्याय के क्षेत्र में जिला अदालतों की जगह पर अब 6 प्रांतीय अदालतें बना दी गई, है ना, यानी कि अब दीवानी न्याय की जगह पर पहले जिले में अदालतें हुआ करती थी और जो कलेक्टर के अधीन हुआ करती थी, अब भाई जिलों में नहीं रखेंगे हम, 6 अदालतें बना दी पूरी, है ना, और वो प्रांतीय अदालतें बना दी गई अब। ठीक है, और जिनकी जगह बाद में 18 मुफस्सिल अदालतों ने ले ली थी। ये सब चीज़ें आपको इतनी डिटेल में जाके याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और बाद में यहाँ पर कमीशन याफ्ता यूरोपीय अधिकारियों के अंतर्गत ये रख दी गई थी जिनको जज का नाम दिया गया था। देखिए इससे पहले जज नहीं कहा जाता था, तो अब जज नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना। फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाता है। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर को अब क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कहा जाने लगता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। फिर देखिए अब सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर बना दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपील की अदालत का काम अब करने लगता है। फिर मैंने आपको तभी बताया था जब एक्ट्स में पढ़ा रहा था कि भैया वहाँ पर देखिए इनके बीच में किस प्रकार से जो न्यायाधिकार है उस न्यायाधिकार को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर यहाँ पर टकराव हो जाता है। उसकी वजह से फिर इसका कार्य क्षेत्र जो है वो सिमटकर कलकत्ता नगर तक ही और जो फोर्ट विलियम को जो हुआ करता था उसकी फैक्ट्रियों तक ही सीमित रह जाता है। किसका, जो सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था उसका, तो है ना। इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है मामला। और 1781 में देखिए संहिता में एक संहिता बनाई जाती है, ठीक है ना। और संहिता के नीचे के स्तर तक की सभी दीवानी अदालतों के लिए विशिष्ट कानून, नियम और कानून कायदे यहाँ पर बना दिए जाते हैं। और इस व्यवस्था में निश्चित और एक रूपता लाने में सबसे बड़ी बाधक समस्या क्या हुआ करती थी कि जो देसी कानून की भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी व्याख्याएं हुआ करती थी ना, वो हुआ करती थी। भाई एक ही कानून की व्याख्याएं कोई मौलवी अलग कर रहा है, कोई पंडित अलग कर रहा है ना, तो ये सब हुआ करती थी, है ना। फिर क्या हुआ, 1775 में एक 11 पंडितों की वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1775 में 11 पंडितों को बुलाया और उनकी एक कमेटी बना दी कि अब पंडित साहब आप बैठो यहाँ और जितनी भी हिंदू विधि संहिता है ना वो तैयार करो, आप हिंदू ग्रंथों को पढ़ो और एक पूरी संहिता बना दो, यानी कोडिफिकेशन कर दो पूरा एक तरीके का, कि जो भी अगर हमें सज़ा सुनानी हो तो इसमें देख के सुना सके, अब हमें बार बार सारे ग्रंथ खोलने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो 11 पंडितों की एक वो बना दी, है ना। और फिर अब वो जो उन्होंने विधि संहिता बनाई उस संहिता का फिर उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवा लिया। किसने किया था, बी हॉलैंड ने अनुवाद किया था, बी हॉलहेड ने 1776 में उस संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भाई अब अगर अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि पंडित मौलवी जो है वो तो अपनी भाषा में उनको लिखेंगे,
इंग्लिश में अनुवाद नहीं करेंगे तो कल को फिर उनसे जाके पूछना पड़ेगा, भाई साहब ये तो हम गच्छामी क्या लिखा है ना। इसी प्रकार से 1778 में मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता बना ली गई मौलवियों को बुलाकर, और कानूनों का एक मानकीकरण अब कर दिया जाता है। पूरा स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना कानूनों का हो जाता है। और अब इन कानूनों को पढ़ने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं वकील, क्योंकि वकील जो है इन कानूनों में पूरा प्रशिक्षण हासिल करता है। ये देखिए वकीलों का उद्भव यहीं से होता है, इससे पहले वकील नहीं हुआ करते थे, खुद जाके अपना मामला रखा करते थे, है ना। तो वकीलों की शुरुआत देखिए इसी यहीं से वॉरेन हेस्टिंग्स से कर देता है 1775 और 78 में, हिंदू और बाद में जो मुस्लिम जो कानूनों का संहिताकरण करके ये कर देता है ना। और इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से हुआ करती थी कि जो भी कानून है और जो न्याय व्यवस्था है वो उसका केंद्रीकरण कर दिया जाए, एक जगह पूरे जो कानून है वो हो जाए, एक जगह पूरी न्याय व्यवस्था हो जाए, अलग अलग बिखरी ना हो कि कोई पंचायत कहाँ न्याय सुना रही है, कोई जमींदार कहाँ न्याय सुना रहा है, ऐसी व्यवस्था ना रहे। इस प्रकार से केंद्रीकरण चाहता था कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और 1787 में देखिए मामला फिर से बदल जाता है और कलेक्टरों को इस बार अब देखिए फिर से दीवानी न्याय का काम सौंप दिया जाता है। तो देखिए कलेक्टर से कभी लिया जा रहा है, कभी वापस दे दिया जा रहा है। तो आपको इतनी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आप तो सीधा सीधा बताओ कि किस प्रकार से हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम अलग अलग कानून हुआ करते थे, दीवानी न्याय किसके अधीन हुआ करता था, फौजदारी किसके अधीन हुआ करता था, है ना। अब आ जाता है हेस्टिंग्स के बाद में 1793 में कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस क्या करता है, पूरा कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता लेके आता है। वो देखिए पुलिस व्यवस्था में भी सुधार करता है, न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार करता है। पुलिस व्यवस्था के बारे में तो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज तो हम न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी न्याय व्यवस्था के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। कॉर्नवालिस जो हुआ करता था उसने अपनी एक संहिता रखी और मालगुजारी के जो अधिकारी हुआ करते थे ना और उनके जो कारिंदे हुआ करते थे वो सत्ता का दुरुपयोग करते थे, है ना। इसलिए उनसे सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कॉर्नवालिस संहिता हुआ करते थे उसका, है ना। ये नई व्यवस्था में क्या किया गया, जिला और शहरी अदालतों से लेकर 4 प्रांतीय अदालतें बना दी गई और अपील की सुनवाई के लिए सदर दीवानी अदालत जो थी वो भी बना दी गई। एकदम पूरा सोपान क्रम बना दिया कॉर्नवालिस ने, है ना। यानी जिले से लेकर पूरी अपीलीय व्यवस्था इसने लागू कर दी, जिले में प्रांत में ये पूरी अपीलीय व्यवस्था सारी ये लागू कर देता है। और जिसमें क्या करता है, यूरोपीय जज वो नियुक्त कर देता है अदालतों में। और जो नेटिव या जो देशी कमिश्नर होते हैं ना, भारत के ही नेटिव मतलब स्वदेशी जो वहाँ के होते हैं लोकल, उनको देख कमिश्नरों के रूप में नियुक्त वहाँ पर कर दिया जाता है ना। और फौजदारी व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है। आमूलचूल मतलब एकदम बहुत भयंकर तरीके का परिवर्तन कर दिया जाता है, एक पूरा उलट दिया जाता है, ऐसा उसको कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन, है ना। क्योंकि जिला मजिस्ट्रेटों ने कॉर्नवालिस से जो इस्लामी कानूनों की विसंगतियों की और फौजदारी अदालतों में भ्रष्ट तौर तरीकों के बारे में भी शिकायत की थी उसने कि भैया फौजदारी अदालतों में भी भ्रष्ट तौर तरीके चल रहे हैं और जो इस्लामी कानून वगैरह इन्होंने लिख के दिए ना मौलवी जी ने, इनमें भी भैया देखिए बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो इसने फौजदारी व्यवस्था को भी ये बदल देता है ना। इसलिए जो फौजदारी अदालतें जो हुआ करती थी, जो अब तक नायब नाजिम जो रजा खां हुआ करते थे, मोहम्मद रजा खां, उनके अधीन हुआ करती थी, उनको समाप्त कर दिया। अब रजा खां से फिर छीन लिया गया और अब दे दिया गया किसको, यूरोपीय जजों के अंतर्गत सर्किट अदालतें बना दी गई और उनके अंतर्गत दे दिया गया अब फौजदारी न्याय व्यवस्था। पहले मोहम्मद रजा खान के हाथ में हुआ करती थी, अब ये दे दी गई किसके हाथ में, अब ये सर्किट अदालतों के हाथ में दे दी गई। और नायब नाजिम का पद समाप्त कर दिया गया कि भाई साहब आज से रजा खान साहब आप जाओ घर और अब आपकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हम सब लोग यहाँ देख लेंगे। तो अब अदालतें सर्किट अदालतें बना ली गई और अब मुर्शिदाबाद से फिर वापस से कलकत्ता ले आएंगे। भाई जहाँ पर जो बंदा काम कर रहा था मुर्शिदाबाद में उसी को हटा दिया तो वहाँ पर रह के क्या जो फौजदारी अदालतें करेंगी। तो फौजदारी अदालतें हुआ करती थी जो सदर निजामत, उसको ले आया गया अब कहाँ पर, वापस से कलकत्ता में, और सीधा लाकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करती थी ना, उसके निगरानी में ये रख दिया गया। और ये जो फौजदारी अदालतें हुआ करती थी, इनको देखिए ब्रिटेन पर जो जन्मे व्यक्तियों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं था इनको, और ये कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके कार्य क्षेत्र में ही फिर इनको रख दिया जाता है कि उसके अंतर्गत ही रख दिया जाता है कि हाँ ये इसके अंदर में आएगी। इस तरह सारा कॉर्नवालिस का जो सुधार हुआ करता था वो एक ही भाषा बोलता था कि भारतीयों का पूरी तरीके से व्यवस्था से अलगाव कर दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद रजा खान को उसने हटा दिया और जितने भी लोग थे वो सारा का सारा देखिए यूरोपीय लाद देता है,
सिविल अदालतों में यूरोपीय लाद देता है, पूरी सोपानक्रम इसने बना दिया। और साथ ही साथ फौजदारी व्यवस्था में भी जो नायब नाजिम रजा खां के अंतर्गत हुआ करती थी, उसको भी ये मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आता है, और कलकत्ता लाने के बाद में सीधा किसके अंडर में दे देता है, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर में दे देता है, और नायब नाजिम का तो पद ही ये समाप्त कर देता है ना। इसलिए भारतीयों का पूरी तरीके से अलगाव कर दो, और जो कठोरता के साथ जो जातीय श्रेष्ठता का दावा था उसको भी ये करना शुरू कर देता है ना। भाई ब्रिटिश लोग श्रेष्ठ है, इसलिए तो ब्रिटिश में जन्मे लोगों पर इन अदालतों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक, अब कॉर्नवालिस के जो अधिकार हुआ करते थे बाद में बनारस में भी लागू किए गए, है ना, 1803 में। फिर जो समर्पित जिले हुआ करते थे, विजित जिले, वहाँ पर भी इनको लागू किया जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की आ जाते हैं और उनकी इच्छा अनुसार फिर इनको लागू किया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था भारत में चलती रहती है। तो ये व्यवस्था जो है बाद में देखिए कहाँ तक चलती रहती है व्यवस्था। अब लास्ट में जो विलियम बेंटिक आ जाते हैं ना, 1828 से लेकर 1835 तक विलियम बेंटिक का काल होता है। विलियम बेंटिक के काल तक जो है ये सब कुछ चलता रहता है इसी प्रकार से, परंतु विलियम बेंटिक के काल में आके अब जो है कोडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक समान कानून बनाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब 1813 के एक्ट के बाद में भारत में बहुत सारे सेटलर्स आने लगे थे, मुक्त व्यापार की नीति लागू हो चुकी थी, इसलिए बहुत सारे व्यापारी वगैरह भी आने लगे थे, ईसाई मिशनरी आने लगी थी, इसलिए एक समान कानूनों की आवश्यकता पड़ने लगी। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात जो उठाई गई, और जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल अब बन चुके थे, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल अब तक हुआ करते थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में आकर अब भारत के गवर्नर जनरल को कहलाने लगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और ऐसा पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। और विलियम बेंटिक के जो काउंसिल थी उसमें एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया, लॉर्ड मैकॉले को। टॉमस बेबिंगटन मैकॉले पूरा नाम हुआ करता था, है ना। और मैकॉले को फिर एक यहाँ पर देखिए एक विधि आयोग भी बनाया जाता है। तो भारत में अभी भी विधि आयोग होता है ना, तो पहला विधि आयोग अगर कहे भारत का तो टॉमस मैकॉले उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अगर एग्जाम में पूछ ले कहीं तो, ठीक है ना। और इसमें देखिए क्या हुआ, इसने पूरा कोडिफिकेशन कर दिया सारे कानूनों का। और आज भी भारत में अब तक भी जो इंडियन पिनल कोड चला करता है, आईपीसी वगैरह, सीआरपीसी वगैरह, ये सब के सब किसने बनाए थे, ये मैकॉले के ही बनाए हुए हैं। अब लोग मैकॉले को गालियाँ तो खूब दे लेते हैं, पर जब आप इन कानूनों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कितना सोच समझ कर उसने ये कानून लिखे थे। अब वो उसके काल में वो जो है प्रासंगिक थे, हालांकि कुछ कानून अभी प्रासंगिक नहीं रहे, परंतु देखें एक ढांचा, एक आधार तो वही तैयार करके गया हुआ था अपने यहाँ, है ना। उसने क्या किया, लॉर्ड मैकॉले ने देखे 1837 में ही बना के तैयार कर दिया था इनको पूरे को, परंतु बाद में इनको लागू देखिए 1860 के बाद में ही किया जाता है। 1857 की विद्रोह की जो क्रांति 1857 की जो क्रांति होती है ना, उसके बाद में इनको लागू किया जाता है। इस प्रकार से देखिए 1859 में नागरिक कानून संहिता लागू की जाती है। 1860 में इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाने लगा है। और 1862 में आपराधिक संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी लागू उसने कर दी थी 1862 में। तो ये याद रख लेना, ये न्यूज़ में है, अभी नाम परिवर्तित किया गया है। तो सबसे पहले नागरिक कानून संहिता, फिर आता है आईपीसी, फिर आता है सीआरपीसी लागू किया गया था, है ना। क्रोनोलॉजी आप याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से फिर यहाँ पर एक पूरी तरीके से कानून व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। और अब देखिए यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ अब वकील जो है, एक पेशेवर वकील जो है यहाँ पर रखे जाने लगे। और अब पेशेवर वकीलों की वजह से क्या हो गया कि अब जो आम लोग हुआ करते थे उनको कुछ परेशानियाँ भी इससे हुई, कुछ फ़ायदे भी हुए तो कुछ नुकसान भी हुए, है ना। क्योंकि फ़ायदे क्या हुए कि अब कानून की व्यवस्था लागू हो गई, अब आदमी जो है वो अदालत में जा सकता था, और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अदालतों में गए और उनको लाभ भी मिला। परंतु इसके नुकसान क्या हुए कि अब जो कानून पहले जो उनको न्याय मिल सकती थी अपने गांव की पंचायत में ही, अब उनको वो जिलों में जाना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनको जाना पड़ गया। उतनी दूर उनको जाने के वो परेशानी हो गई, अपनी मजदूरी वगैरह छोड़ छाड़ के वहाँ पर जाते थे। दूसरी बात कि अब जो पेशेवर व्यक्ति हुआ करता था जिसे वकील कहते थे, उस वकील को भी तो कुछ फीस देना ज़रूरी थी, तो वहाँ से ये लूटा करते थे। फिर तारीख पे तारीख वाला खेल आपको पता ही है ना। और इन लोगों को फिर वो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। और फिर बहुत सारे केसेस जब अदालतों में
फाइल किए जाने लगे तो उसकी वजह से इनकी पेंडेंसी भी बढ़ती गई और ये कितनी बढ़ गई तो आज आप भी जानते हैं, इतनी बढ़ गई कि लोगों को 100 साल हो गए, बंदा मर गया और उसका केस का नंबर आया उसके मरने के बाद में, ऐसी हालत जो है वहाँ पर हो गई है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किस प्रकार से भारत में अलग अलग प्रकार की अदालतें जो है हुआ और वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था में किस प्रकार से पहुंचता है। क्लाइव जो है वहाँ से शुरू होता है ना। फिर 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक देखिए द्वैत शासन उसमें लागू होता है और उसमें दीवानी और फौजदारी अदालतें जो होती है उनका नामकरण अभी भी रखा जाता है और मुग़ल व्यवस्था वगैरह सब उसमें अपनाई जाती है, हिंदू मुस्लिम कानून उसमें अपनाए जाते हैं। फिर हेस्टिंग्स आ जाते हैं। हेस्टिंग्स जो है वो कोडिफिकेशन करवाते हैं, 11 मौलवियों की वो पंडितों की समिति बनाते हैं, मुस्लिम कानूनों की एक संहिता बनाते हैं, फिर उसके आधार पर रखा जाता है। और जो दीवानी कानून होते हैं वो तो कलेक्टर के हाथ में होते हैं और फौजदारी में जो मोहम्मद रजा खां होते हैं उनके अंडर में होता है। फिर कॉर्नवालिस आ जाता है और कॉर्नवालिस देखिए क्या करता है, ये सब हटा देता है, कॉर्नवालिस कोड लेके आता है जिसमें पूरा एक केंद्रीकरण कर दिया जाता है। और जो अदालतें, सिविल अदालतें हुआ करती थी उनको तो सर्किट हाउस के रूप में डाल दिया जाता है, सर्किट हाउस के अंडर में कर दिया जाता है, वो सुनते हैं अब। और जो फौजदारी अदालतें थी उसमें भी जो नायब नाजिम थे मोहम्मद रजा खां उसको हटा दिया जाता है। उनको हटाने के बाद अब जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के अंतर्गत कर दिया जाता है और यूरोपीय जज यहाँ पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। फिर चलता रहता है, समर्पित जिलों में लागू किया जाता है, पूरे देश में धीरे धीरे लागू किया जाता है। परंतु एक मुख्य परिवर्तन आता है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1833 का चार्टर एक्ट तब आता है तो उनकी काउंसिल में एक विधि सदस्य जोड़े जाते हैं। कौन? लॉर्ड मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और मैकॉले बाद में देखिए उनकी अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया जाता है भारत का पहला, और वो देखिए भारतीय कानूनों का संहिताकरण करते हैं। तो जो नागरिक कानून संहिता सबसे पहले, फिर आईपीसी लागू की जाती है, फिर सीआरपीसी लागू कर दी जाती है ना। ये कब लागू की जाती है? तो ये लागू की जाती है 1857 की क्रांति के बाद में, परंतु ये बनकर 1837 में ही तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने न्याय व्यवस्था के बारे में देख लिया। यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश काल में न्याय व्यवस्था का किस प्रकार से उद्भव हुआ, क्योंकि सिविल सर्विस के बारे में किस प्रकार से उद्भव हुआ ये पूछा गया है, तो न्याय व्यवस्था के बारे में पूछे ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स में यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं, तो आप ये याद रख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर जो है हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।